फ्रेंड्स, मैं खुर्रम काज़मी आपका दोस्त। दोस्तों, हमारे इंजीनियर्स को चोकिंग को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अक्सर मशीनें चोक हो जाती हैं, वो बेचारे गैस चार्ज कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मशीन एयर कंडीशनर हो या रेफ्रिजरेटर हो, डीप फ्रीज़र हो, वाटर कूलर हो, ये चोक हो जाते हैं। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस चोकिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, इस चोकिंग से बच सकते हैं। तो आइए एक वीडियो देखते हैं जिसमें डिटेल में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चोकिंग से बचा जा सकता है। तो आइए पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एक नॉर्मल सिस्टम हमारा रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग का किस तरीके से फंक्शन करता है। जैसे ही हम कंप्रेसर स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है, कंप्रेसर उसको सक्शन की तरफ से खींच के कंप्रेस करके और डिस्चार्ज में कंडेंसर की तरफ आगे बढ़ा देता है। कंप्रेशन की वजह से जो वो गर्मी छुपा के अंदर अपने लाया होता है सक्शन से, इवेपरेटर कूलिंग कॉइल से, वो गर्मी जो है वो कंडेंसर में बाहर निकलने लगती है। जैसे जैसे गर्मी निकलती है, ये रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर चार्ज होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ये लिक्विड ड्रायर से क्लीन होता है। ड्रायर के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, एक जाली हो सकती है और एक सिलिका जेल हो सकता है। यहाँ से ये क्लीन होके कैपिलरी से कंट्रोल होके जब ये महीन पाइप मोटे पाइप में खुलता है तो ये लिक्विड की शक्ल में होता है। ये लिक्विड यहाँ पे इवेपरेट होने लगता है और जब ये इवेपरेट होता है, क्योंकि माइनस में उबलने वाला लिक्विड है, तो ये कन्वर्ट होने लगता है गैस में। और जैसे जैसे ये गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे ये गैस में कन्वर्ट होता है, ये गर्मी अपने अंदर खींचता है और कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट होकर ये वापस अपने कंप्रेसर के पास पहुंच जाता है। तो आपको बैक प्रेशर कम दिखेगा। अगर हाइड्रोकार्बन चार्ज है तो वैक्यूम में दिखेगा। 134A चार्ज है तो 5 से 10 psi के बीच में दिखेगा। हाइड्रोकार्बन ब्लेंड चार्ज है तो 5 to 10 psi के बीच में दिखेगा आपको। इसी तरह से अगर एयर कंडीशनर है तो यहाँ पे 50, 55, 60 दिखेगा। R22 की कंडीशन में 410 या 32 अगर चार्ज है तो बैक प्रेशर आपको 110, 120, 130 psi के आसपास मिलेगा। ये बैक प्रेशर टेम्परेचर से चेंज होता रहता है। यही हेड प्रेशर का भी है, जो कंडेंसर के एंड पे हम देख रहे हैं, ये भी हमारे टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो ये हिस्सा आपको गर्म मिलेगा, ये हिस्सा आपको ठंडा मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो पहले कॉइल से आखिरी कॉइल में 3-4 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। इधर भी टॉप कॉइल से बॉटम कॉइल में 3-4 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। और नॉर्मली टेम्परेचर आपको यहाँ पे टॉप पे अगर देखेंगे और रेफ्रिजरेटर है तो 52-54 डिग्री के आसपास मिलेगा और एयर कंडीशनर है तो 60-62 डिग्री के आसपास मिलेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है चोकिंग की, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो आइए हम लोग एक एक करके चोकिंग का चेक करते हैं कि किस तरीके से चोकिंग की प्रॉब्लम को हम यहाँ पे देखेंगे और क्यों आती है। तो पहले तो देखते हैं कि चोकिंग में होता क्या है। ये एक सिस्टम चोक हो रहा है, डेड चोक है ये सिस्टम। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका बैक प्रेशर धीरे 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 वैक्यूम में चला जाएगा। हेड प्रेशर भी जो नॉर्मल हेड प्रेशर होता है उससे 60% दिखेगा आपको और यहाँ पे डेड चोक हो जाएगी मशीन। मशीन चलेगी, एम्पेयर बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे एम्पेयर ख़त्म हो जाएंगे। हल्की सी डिस्चार्ज लाइन गर्म होगी, गर्म होने के बाद फिर ये नॉर्मल हो जाएगी और मशीन कंप्रेसर बिल्कुल खामोश चलता रहेगा क्योंकि वैक्यूम में चल रहा है। अक्सर ये चोकिंग जो है वो स्लज की वजह से होती है। कंप्रेसर कभी ओवरहीट होता है तो कंप्रेसर के अंदर वैक्स होता है। ये वैक्स धीरे 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 ट्रेवल करके अगर ड्रायर में और कैपिलरी में इकट्ठा होता है तो ये चोकिंग का वजह बनती है। वैक्स बहुत ज़्यादा पैदा होने लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होने लगता है, ऑयल से अलग होने लगता है अगर हमने इसके अंदर हमने एंटी मॉइस्चर डाल दिया है। तो दोस्तों, अगर हमने इसके अंदर एंटी मॉइस्चर डाला है तो एंटी मॉइस्चर इस सिस्टम की जान ले लेता है। क्यों एंटी मॉइस्चर डालते हैं? क्योंकि अक्सर लोग इस कंप्रेसर से फ्लशिंग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस कंप्रेसर से अगर फ्लशिंग करेंगे तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। मॉइस्चर आ जाएगा तो ये कैपिलरी को ज़रूर चोक करेगा। और एंटी मॉइस्चर डालेंगे तो इस ऑयल का वैक्स अलग हो जाएगा और भी बहुत जगहों से चीज़ें जो हैं वो, जैसे ये एंटी मॉइस्चर जो है वो प्लास्टिक को मेल्ट करता है, जो वायर अंदर होते हैं उनके ऊपर जो इंसुलेशन होता है उनको वीक कर देता है, मेल्ट कर देता है इंसुलेशन को, तागे को ख़राब करता है, तो बहुत सी खराबियां पैदा करता है। तो बिल्कुल यकीन रखिए कि आप एंटी मॉइस्चर डालेंगे तो प्रॉब्लम ज़रूर होने वाली है। इसी तरीके से दूसरा हम एक सिस्टम देखते हैं जो पार्शियली चोक है, जिसमें कैपिलरी थोड़ी सी चोक हो गई है। आइए देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ होती है इसमें।
ये हमारा एक नॉर्मल रनिंग सिस्टम था और ये कैपिलरी पार्शियल मतलब थोड़ी कैपिलरी चोक होगी 10%, 20%, 30%। अब ये जब कैपिलरी चोक हुई थोड़ी, तो थोड़ी आपको कूलिंग कॉइल पे कुछ हद तक कूलिंग दिखाई देगी। कंडेंसर में ऊपर का हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म होगा, टॉप की 2 लाइनें 3 लाइनें बहुत ज़्यादा गर्म होंगी, वो गर्मी एकदम से नीचे ख़त्म हो जाएगी। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ऊपर से नीचे में 3-4 डिग्री का ही डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन पार्शियल चोकिंग के चलते यहाँ पे ऊपर बहुत गर्म हो जाएगा और नीचे गर्मी जो है वो एकदम कम होने वाली है। जब ये गर्मी कम होगी तो फिर आपको हाथ से टच करेंगे तो महसूस होगा, ये मशीन पार्शियल चोक हो जाएगी, वैक्यूम में चला जाएगा कंप्रेसर, हमारा जो बैक प्रेशर है, हेड प्रेशर भी ड्रॉप डाउन हो जाएगा और कम कूलिंग है। क्यों होती है पार्शियल चोकिंग? जब भी हम सिस्टम को प्रॉपर क्लीन नहीं करते हैं तो पार्शियल चोकिंग होती है। कैपिलरी हम प्रॉपर कट नहीं करते हैं तो पार्शियल चोकिंग होती है। हर बार ड्रायर चेंज करना चाहिए। जब भी आप सिस्टम को रिपेयर कर रहे हैं तो ड्रायर को तो चेंज ही करना चाहिए। अगर आपने चेंज नहीं किया है, अगर फिर इसमें एंटी मॉइस्चर किसी ने डाल दिया है, तो क्या होता है, पाइपलाइन में पानी की वजह से जंग लग जाता है। एंटी मॉइस्चर करता क्या है, पानी को यहाँ जमने नहीं देता, लेकिन पानी रहेगा सिस्टम में और ये हमारे मेटल के पाइप हैं या एल्युमिनियम के भी हैं, तब भी उनको नुकसान पहुंचाता है पानी, क्योंकि पानी जो है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल है, पत्थर को भी गला देता है, लोहे को भी गला देता है। तो अंदर इसमें जंग लगने लगता है और वो जंग इकट्ठा होकर फिर यहाँ पे आके चोक होता है। कैपिलरी दब गई है, प्रॉपर कटी नहीं, प्रॉपर कैपिलरी को हमेशा कैपिलरी कटर से ही काटना चाहिए, या आपके पास रेती होती है, हल्का सा कट लगा के और प्लायर से उसको ब्रेक कर लीजिए। तो ये पार्शियल चोकिंग में एम्पियर भी डाउन होंगे, बैक प्रेशर डाउन होगा, कंडेंसर ऊपर ज़्यादा गर्म होगा और नीचे कम गर्म होगा, तो मशीन आपकी पार्शियल चोक हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर मशीन में एक्सेस ऑयल है, अगर एक्सेस ऑयल है तो एक नॉर्मल वर्किंग मशीन थी, बढ़िया सी आइस फॉर्मेशन हो रहा था। एक्सेस ऑयल कैसे आता है? इसमें भी हम अगर कंप्रेसर से फ्लशिंग कर देते हैं, अगर कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है, फ्लशिंग करने के बाद अगर हम कंप्रेसर में, क्योंकि मॉइस्चर तो आ ही जाएगा, कंप्रेसर का काम है कंप्रेस करना, मॉइस्चर तो इसमें आने ही वाला है, फिर क्या होगा कि धीरे 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 इसका ऑयल जो है वो गर्म होकर पतला होगा, एंटी मॉइस्चर भी ऑयल को पतला कर देता है और वो ऑयल जो है वो धीरे धीरे करके और फ्रीजर तक पहुंच जाएगा। बहुत कम मशीनों में, मेरे ख्याल से 1% मशीनों में ये ऑयल की प्रॉब्लम होती है, और हम बेवजह में 100% मशीनों को फ्लशिंग कर देते हैं कंप्रेसर से कि ऑयल निकालना है। 1% ऑयल उसमें भरा है, 5-7% तो ऑयल चलता ही रहता है मशीन में, लेकिन ज़्यादा अगर ऑयल आ गया है तो वो मशीनें बहुत कम है, और अगर फ्लशिंग करना है तो नाइट्रोजन के अलावा आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। नाइट्रोजन से ही फ्लशिंग कीजिए, वही फ्लशिंग के लिए कारआमद है। और कभी भी फ्रीज़र ऊपर लगा हुआ है, किसी हालत में भी फ्लशिंग नहीं होगी, सारा ऑयल अंदर ही रहेगा। जो आपके हाथ पे थोड़ा सा ऑयल सक्शन लाइन से निकल आता है वो सिर्फ दिल का बहलावा है दोस्तों, पूरा ऑयल इसमें भरा हुआ कैसे निकाल सकते हैं आप हवा से इसको बाहर? एक पानी की बोतल लीजिए, उसे फूकना शुरू कीजिए, हवा डालना शुरू करिए, पानी बाहर आएगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसमें एक लिक्विड डालते हैं जिसको मिथाइल डाइक्लोराइड कहते हैं, एमडीसी होता है, उससे ही ये क्लीन होता है, पेट्रोल या और चीज़ों से क्लीन नहीं होता है। बाहर निकालिए तब इसको क्लीन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑयल ट्रबल को देखेंगे किस तरीके से एक्टिवेट होता है। एक्सेस ऑयल आ गया है सिस्टम में, हमारे फ्रीजर में ऑयल भर गया है, और यकीन करिए 100 में से किसी एक मशीन में आता है। जैसे ही ऑयल इसमें फिल होगा वही कंडीशन आएगी, कंडेंसर ऊपर ज़्यादा गर्म होगा, नीचे कम गर्म होगा। आपके जहाँ जहाँ पे ऑयल होगा वहाँ पे आइस नहीं आएगी। अक्सर हेडर के ऊपर जो आपका एंड होता है वहाँ पे आपको आइस नहीं दिखेगी, नीचे हेडर पे आइस नहीं दिखेगी, ऊपर दिखेगी, और कूलिंग -8 -10 पे जाके खत्म हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि आपके सिस्टम में ऑयल आ गया है। थोड़ी सी केयर कीजिए, हमें कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉयल, कैपिलरी सबका ध्यान रखना है, क्योंकि सिस्टम को बहुत लंबे अरसे तक चलाना है और प्रॉफिट भी तो कमाना है। बार बार ये अगर ऑयल चोक और मॉइस्चर चोक और पार्शियल चोक, डेड चोक होगी तो कितना प्रॉफिट मेरा चला जाने वाला है। इसी तरह से अगर सिस्टम में मॉइस्चर आ गया है तो क्या होने वाला है? देखिए मॉइस्चर आता क्यों, इसका ध्यान दीजिएगा। अगर कंप्रेसर खुला रखा हुआ है, अगर कंडेंसर खुला रखा हुआ है, अगर ड्रायर आपने ऐसे ही खोल के छोड़ दिया, ड्रायर वो चीज़ है जो हर बार चेंज करना चाहिए, और जब आप बिल्कुल ड्रायर लगाने के लिए तैयार हो सारा सामान, तभी इसका रबर निकालना चाहिए, और तुरंत ड्रायर को वहाँ पे फिट करके, और जो उसका ये एंड होता है या तो इसको सील कर दीजिए, लेकिन अगर आप दोनों तरफ से वैक्यूम करें तो बहुत बढ़िया है, तो आप इसको ओपन रखिए, तो यहाँ पे वॉल्व लगा दिए ताकि एयर इसमें एंटर ना हो। अब मॉइस्चर ये आया कहाँ से? हम ही ने भरा है।
हमने क्या किया, हमने इस कंप्रेसर से फ्लशिंग कर दी, या हम कंप्रेसर को बाहर चला के देख रहे हैं। दोस्तों जब हम कंप्रेसर को बाहर चलाते हैं तो इस कंप्रेसर की हैसियत नहीं है कि ये 500 पाउंड तक प्रेशर डेवलप करे, ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे 120 140 psi, 150 160 psi तक है। 600 है तो 80 85 psi तक रहने वाला है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। उस्तादों ने बना रखी हैं ये बातें कि हम इसको 500 पाउंड पर चेक करेंगे, जान निकल जाती है कंप्रेसर की। और कंप्रेसर अगर 1 मिनट भी चल लेता है तो 5 सीसी का पिस्टन होता है, 5 सीसी हवा को कंप्रेस करता है। 5 सीसी हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो पिस्टन के ऊपर, हेड के ऊपर छूट जाता है। और 1 मिनट में 2850 आरपीएम है तो करीब करीब 14000 सीसी, 15000 सीसी हवा को ये कंप्रेस कर देता है, जिसमें से 50 ml के आसपास पानी जो है वो इसके ऑयल में मिक्सअप हो जाता है, और इसको आप किसी हालत में भी बाहर नहीं निकाल सकते। और 2 ml, छोटी सी तो कैपिलरी का मुंह होता है, 2 ml पानी काफी होता है बर्फ में कन्वर्ट होने के लिए, इस चोकिंग को करने के लिए। तो दोस्तों किसी हाल में भी सिस्टम को खुला मत छोड़िए, किसी हाल में भी कंप्रेसर को खुले में मत चलाइए। किसी भी कंपनी का कंप्रेसर टेस्ट होके प्रेशर पे नहीं आता है। जब ये 40 मिनट के आसपास गैस प्रेशर पे चल लेता है तो ये सेट हो जाती है इसकी रीड वगैरह। पहले टेस्ट होके आते थे लेकिन उस टेस्टिंग में भी ये मॉइस्चर अपने अंदर खींच लेता था। तो अब कंपनीज ने कंप्रेसर की टेस्टिंग, प्रेशर को टेस्टिंग बंद कर दी है। आप इसका डिस्चार्ज बंद करके स्टार्ट कीजिएगा तो कंप्रेसर आपका स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अभी रीड बैठी नहीं है। रीड के ऊपर जब चलता है तो एक गैस्केट बन जाता है वैक्स का, और वो इसमें रिटर्न होने वाले प्रेशर को रोकता रहता है। तो चला के मत देखिए। आइए देखते हैं कि अगर मॉइस्चर चोक हो रहा है तो क्या होने वाला है। ये देखिए मॉइस्चर सिस्टम में चल रहा है, और ये मॉइस्चर आराम से गुजरता रहेगा, कहीं पे रुकेगा नहीं। आपके ड्रायर में कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, जितने ग्राम का ड्रायर आपने लगाया है उसके हिसाब से मॉइस्चर उसमें डिसिकेंट रहता है। अभी तो एक्टिवेटेड एल्यूमिना रहता है हमारे ड्रायर में, लेकिन ड्रायर की कैपेसिटी अगर ख़त्म हो गई है तो ये कैपिलरी से गुजरेगा। गुजरने के बाद ये कहीं ना कहीं जाके जम जाएगा। कहाँ जमा? जहाँ बहुत ठंडक थी, कैपिलरी के मुंह पे जम गया तो रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद हो गया तो रेफ्रिजरेंट ने गुजरना शुरू हो कर बंद कर दिया। रेफ्रिजरेंट के गुजरने की वजह से ही कूलिंग हो रही थी, तो कूलिंग भी खत्म हो गई। अब इसमें 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में जब आइस मेल्ट होगी तो दोबारा से कूलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाने वाली है। डेड चोकिंग जैसी हालत आपको दिखेगी। कस्टमर कहेगा कभी तो बढ़िया कूलिंग करता है और कभी ये कूलिंग नहीं करता है। आप जाके देखेंगे कंप्रेसर चल रहा है लेकिन कूलिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है, अगर आपके सामने चोकिंग मिल गई तो दोस्तों थोड़ा ख्याल रखिए। कंप्रेसर को हमें खुले में नहीं चलाना है। फ्लशिंग तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन नाइट्रोजन हो तो ही फ्लशिंग कीजिए। कंप्रेसर से फ्लशिंग तो हम कंप्रेसर की जान ले रहे हैं। और यकीन करिए 1-2% से ज़्यादा कंप्रेसर मतलब सिस्टम को फ्लश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों मज़े से काम कीजिए, बढ़िया काम कीजिए, और खूब पैसा कमाइए। कस्टमर को भी खुश रखिए, कस्टमर खुश रहेगा तो आपको ज़्यादा पैसा देगा। बढ़िया काम करिएगा, फेल्यूर नहीं होगा, आपके अकाउंट में पैसा ज़्यादा आएगा। थैंक यू वेरी मच।